वेलकम टू क्लास 8 स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और उसका लेसन फर्स्ट है जो भाषा, बोली, लिपि व व्याकरण के बारे में हम लोग सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में भाषा को लैंग्वेज कहते हैं, बोली को डायलेक्ट बोलते हैं और लिपि को स्क्रिप्ट, व्याकरण को ग्रामर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये हिंदी जो भाषा है, ये हिंदी जो शब्द आया हमारे पास, उसका विकास कैसे हुआ, इसके संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो जो हिंदी शब्द है वो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, न कि हिंदी भाषा का। ठीक है। हिंदी शब्द का जो विकास हुआ वह सिंधु जो नदी थी हमारी, चूँकि हम लोगों का ईरान जो फारस है, पहले उसको फारस बोला जाता था, अब उसको ईरान कहा जाता है। तो उससे हम लोगों का पुराना नाता रहा है। और जब वो आते थे भारत, तो भारत में सिंधु नदी के तरफ से वो भारत में इंटर करते थे। तो भारत में जो सिंधु नदी थी उसको वो लोग सिंधु ना कह करके हिंदू कहा करते थे, यानी जो हमारा स रहता था उसको वो ह कहते थे, और जो हमारा ध रहता था उसको वो लोग द में परिवर्तन कर देते थे। ठीक है। तो इस तरह से वो सिंधु को हिंदू कहे। और इसके बाद फारसी भाषा के संबंध में एक कारक प्रत्यय वो लोग ई का यूज़ किया गया, जिससे हिंदू का हिंद हुआ और हिंद में ई जोड़ दिया गया तो हिंदी बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसका विकास कुछ इस तरह से हुआ कि पहले सिंधु को हिंदू बोला गया, हिंदू से फिर हिंद बना, हिंद में ई प्रत्यय जोड़ा गया और फिर वह हिंदी बन गया। इसके संबंध में कुछ लोगों का मत है कि नहीं, हिंदी रियल में इसका उपज भारत में ही हुआ, लेकिन नहीं, इसमें ज़्यादातर प्रमाण जो मिलता है वो इसके हिंदी के विकास में फारसी यानी फारस से मिलता है, ईरान से मिलता है, और ये माना जाता है कि ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग अपनी पाठ की ओर चलते हैं। देखते हैं क्या लिखता है। बच्चों, आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरे लोगों के विचारों को जानने के लिए क्या करते हैं। क्वेश्चन आया कि आप अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और दूसरों के विचारों को जानने के लिए आप क्या करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपके पास केवल एक ही उत्तर होगा, क्या कि वह है क्या चीज़ जिसके माध्यम से हम अपनी चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की भावों को हम समझ पाते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। जानते हैं कि भाषा जो है वो एक शब्द है भास, धातु। धातु का मतलब होता है मूल। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। यानी जो भाषा है वह भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उसे अपने मन के विचार प्रकट करने पड़ते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझना पड़ता है। विचारों के इस आदान प्रदान के लिए जिस विशिष्ट माध्यम की आवश्यकता होती है उसे ही भाषा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सहज माध्यम है। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है, यानी उसका एक सरल अर्थ भी हम लोग जान सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा कि हम अपनी भावों को या दूसरे के भावों को सहज माध्यम से, सहज तरीके से तरह जिसके माध्यम से आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। अपनी विचार या दूसरों के विचारों को हम जिस माध्यम का प्रयोग करके आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। वैसे बर्ड्स, एनिमल्स सभी कुछ न कुछ अपनी
भाषाएं या बोलियां निकालती हैं, और उनके जो जाति के लोग होते हैं, उनके जो स्पेसीज होते हैं, उनके जो ग्रुप के लोग होते हैं, उनकी वो बातें समझ लेते हैं। जैसे आप गाय को देखते होंगे या गाय के बच्चे को देखते होंगे, जब वो चिल्लाते हैं तो बच्चे की आवाज़ सुन करके गाय भी रंभाने लगती है, गाय भी चिल्लाने लगती है। और तो इस तरह से वो अपनी आवाज़ों को पहचानते हैं, अपनी बोलियों को पहचानते हैं, लेकिन उसको जो भाषा का प्रमाणिक रूप है वो नहीं दिया जाता है। वो एक सिंपल सी बोली समझी जाती है। जो भाषा का वास्तव में जिसको हम लोग भाषा कहते हैं, वो यही है कि मनुष्य की जो सामाजिक प्राणी है, उसको अपनी भावों को, जो विचारों को प्रकट करने के लिए या विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस सहज साधन का प्रयोग किया जाता है, उसी सहज साधन को भाषा कहते हैं। अब जब हम भाषा की बात करते हैं तो वैसे भाषा 3 टाइप्स के होते हैं, बट मुख्यतः हम लोग 2 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक भाषा का प्रयोग कर देता हूँ जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब ये है बच्चों कि जैसे मैं यहाँ ऐसे पेंसिल रख रहा हूँ, लेकिन आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ देखो, बट ऑटोमेटिकली मेरी संकेत के माध्यम से, पेंसिल के नोक की वजह से आपकी निगाहें उस लाइन के पास ज़्यादा जाती होगी। ये भी एक सांकेतिक भाषा है, ठीक है। और सांकेतिक भाषा का बहुत प्रयोग भी होता है। जैसे आप लोग कहीं देखे होंगे कि जब नो पार्किंग जोन रहता है तो वहाँ पर कुछ इस टाइप से बना दिया जाता है, नो स्मोकिंग जोन के लिए बना दिया जाता है, यू टर्न का से बना दिया जाता है, लेकिन वो कहा नहीं जाता है कि आपको मुड़ना है। आप कहीं देखते होंगे इस टाइप से बना दिया जाता है, तो इससे हमको पता चलता है कि उधर को टर्न करना है, मुड़ जाना ऐसे होता है, 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ना है। या फिर आप ट्रैफिक लाइट में देखे होंगे ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल और येलो सिग्नल, इसका मतलब भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यही है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में आप देखेंगे तो न्यूज़ वगैरह भी आता है, जो उसमें बोली नहीं जाती है, सिर्फ अपने बॉडी का प्रयोग करके और समाचार सुनाई जाती है। तो ये सांकेतिक भाषा हुआ। अब बात आता है जो 2 भाषा मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं, जो मौखिक भाषा है और लिखित भाषा है। मौखिक भाषा का मतलब ये हुआ कि जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, कुछ लिख तो नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सुन रहे हैं और उसकी भावों को समझ रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हुआ। जैसे आपसे मैं यही क्लासरूम वीडियो में ही बोलूँ कि आप लोग खड़े होकर देखो, तो अब मैं आपसे कुछ लिख करके नहीं बोला, बल्कि मैंने सीधा आपसे वार्तालाप किया, बोला, और आप खड़े हो गए होंगे तो मेरी भाव को समझ गए। ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। और भाषा का लिखित रूप में आपसे अगर मैं यहाँ पर लिख के बोलूँ कि बैठ जाओ, बैठ, ऐसे ये लिख दिया। अब आप इसको पढ़ेंगे और इसके भाव को समझ गए और ये एक्टिविटी आप कर लेंगे, तो इसलिए ये भाषा का लिखित रूप हुआ। या अभी तक इतना सारा कुछ जो आपसे मैं दिखाया लाइन बाय लाइन, वो सब भाषा का कौन सा रूप रहा? लिखित रूप। और जो मैं केवल बोल रहा हूँ वो भाषा का मौखिक रूप है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम अपनी विचारों को सिर्फ बोल करके आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, और जब उसी बात को हम लिख करके आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, ठीक है। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे जगहों पे भाषा का लिखित रूप और भाषा का मौखिक रूप प्रयोग करते हैं। जैसे अगर फ़ोन है तो फ़ोन पे जब हम बात करते हैं तो भाषा का कौन सा रूप होगा? तो मौखिक रूप होगा। लेकिन जब हम व्हाट्सएप पे किसी से चैट करते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप हुआ? तो भाषा का वो मौखिक रूप होगा। टीवी आप लोग देखते होंगे, टीवी पे आप लोग सीरियल्स वगैरह देखते होंगे या मूवी देखते होंगे, उसमें ज़्यादातर भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है? तो मौखिक रूप प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब आता है बोली। बोली है क्या? तो बोली जो है वो किसी सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है, ठीक है। जब हम सीमित क्षेत्र में,
ठीक है, बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। वास्तव में जो बोली है उसमें कोई साहित्य की रचना नहीं होती है। यहाँ आपके पास बोली का डिफिनीशन भी लिखा गया कि किसी स्थान विशेष के लोग द्वारा सामान्य व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाला भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यानी हम सब लोग अपने आसपास बैठ करके जो प्रयोग करते हैं, अपने दोस्तों से जो बोलते हैं, वो बोली है वास्तव में, क्योंकि हम उसका कोई भाषाई आधार नहीं देखते हैं और हम अपने बातों को जिस तरह आसानी से दूसरे तक पहुंचा लेते हैं उस तरह से हम बोलते हैं। लेकिन ये क्षेत्रीय विशेष में होता है और आप दूसरे जगह पर जाएंगे तो वो देखते होंगे कि बदल जाता है, उसी को वो दूसरे तरह से बोलता है। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, ठीक है, उसे बोली कहते हैं। और बोली में ये खास बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी साहित्य की रचना, साहित्य की रचना का मतलब कोई लेखक जो होगा या कोई रचयिता जो होगा वह किसी चीज़ों को नहीं लिखता है उस बोले में, तो वह जब नहीं लिखा गया होगा, ठीक है, तो वो भाषा का रूप जो होता है वो बोली कहलाता है। ठीक है, लेकिन बच्चों बोली अगर है और उसी बोली में साहित्य की रचना होने लगी, ठीक है, तो तब वो बोली न रह करके उपभाषा कहलाने लगता है। यानी एक भाषा के अंदर भाषा बन जाती है। भारत में ऐसे बहुत सारे उपभाषाएं हैं जो अब भाषा का रूप या भाषा के अंतर्गत आने लगा है, लेकिन उसे हम लोग उपभाषा कहेंगे। ठीक है, इसमें साहित्य की खूब रचनाएं हुई हैं। ठीक है, ऐसे में बहुत सारी जो भाषाएं हैं, तो बच्चों आप मुझे लगता है भाषा, बोली और उपभाषा ये तीनों में स्पष्ट रूप से क्लियर कर लीजिए फिर से। भाषा उसको कहेंगे जिसमें हम अपनी भावों को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, वो भाषा है। बोली ये है कि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होगा उसको बोली कहेंगे, और इसमें किसी भी साहित्य का कोई लेखक कुछ भी चीज़ों को लिखता नहीं है, भाषा में लिखा जाता है। और उपभाषा बोली का ही प्रयोग करके अगर कोई साहित्यकार उस साहित्य की रचना करता है, कोई बातें अपनी लिख देती है, कोई किताब अपना लिखता है, तो उसको हम लोग उपभाषा कहते हैं। ठीक है, उपभाषा के अंतर्गत यहाँ दिखाया गया है मैथिली, ब्रज, अवधी, हरियाणवी, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमायूनी, हिमाचली, ठीक है, और अवधी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उपभाषा है। अब आता है कि आप अगर उपभाषा को जानना चाहते हैं कुछ का, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ कि आप कुछ को जान सकें। जैसे सपोज करिए यहाँ एक उपभाषा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बोली, बोली से उपभाषा बनता, फिर उपभाषा ही किस में चेंज हो जाता है, भाषा में बदल जाता है। आइए मैं कुछ उपभाषाओं का रूप दिखाना चाहता हूँ कि उस उपभाषा को लोग कैसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है यहाँ लिखा हुआ बच्चों, उपभाषा में एक भाषा है मैथिली। मैथिली कहाँ बोली जाती है, दरभंगा में बोली जाती है, मधुबनी, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, मुंगेर, ये सब बिहार का एक ज़िला है और ये खास ज़िला में मैथिली बोली जाती है। इसका नमूना के रूप में आप देख सकते हैं कैसे लोग बोलते हैं। पटना किए एला, भेटल नौकरी, ठीक है, इस टाइप से जो शब्द बोलते हैं वो कौन सा शब्द आप कहलाएंगे, तो वो कहलाएगा मैथिली। इसके बाद ब्रज भाषा आता है। ब्रज भाषा स्पेशली कहाँ बोली जाती है, तो ब्रज भाषा स्पेशली, ठीक है, मुख्य रूप से मथुरा इसका केंद्र रहा है, इसके आसपास के इलाके में ब्रज भाषा बोली जाती है। आपने देखा होगा कि कृष्ण पे जितनी रचनाएं हुई वो सब ब्रज भाषा में ही हुआ, जो मथुरा के वृंदावन इलाका है। इसका क्या है, एक नमूना के रूप में दिखाना चाहता हूँ कैसे बोलते हैं। एक मथुरा जी के चौबे हैं, जो दिल्ली शहर को चले, ठीक है, इस टाइप से बोलेंगे तो क्या हुआ, ये ब्रज का एक नमूना के रूप में ब्रज भाषा हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद आता है अवधि। अवधि वास्तव में क्या है? अयोध्या या अवध का इलाका, अवध एक जिला था, ठीक है, अयोध्या के, इसीलिए लिख दिया गया है कि आप स्पष्ट रूप से समझ सके कि अयोध्या अभी वर्तमान में भी कहाँ है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इसका अगर नमूना के रूप में देखें तो एक गांव माँ एक आदमी रहा, ठीक है, क्या लिखता है? एक गांव माँ एक आदमी रहा, ठीक है। फिर क्या लिखता है? वो बड़ा भोंग रहा, ठीक है। आगे क्या लिखता है? अगर और भी सुनना चाहते हैं तो बहुत मज़ेदार लगता है। सवेरे जब सोए के उठे तो पहले अपने महतारी का 4 टन्नी धमकाए दिए, तब कौनो काम करत रहा। बेचारी बहुत पुरनिया रही, नाही तो का मजाल रहा केहू देही पै तिरिन छुआए देत, ठीक है। तो ये रहा इसका अवधि का। फिर बच्चों भोजपुरी, भोजपुरी भोजपुर एक जिला है बिहार में, उसके वो इसका केंद्र रहा है। इसका नमूना के रूप में आप देख सकते हैं कि काहे 10-10 15-15 हजार के भीड़ होला ई नाटक देखे खातिर। मालूम होता कि यही नाटक में पब्लिक के रस आवेला। आप तो भोजपुरी बहुत बार सुने रहे होंगे, भोजपुरी में गाने भी हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आज अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। फिर अगले दिन मैं आप लोगों को लिपि के बारे में बताऊंगा और फिर व्याकरण के बारे में बताऊंगा, और फिर यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन आप परिभाषाएं जो आपको दिखाई गई है किताबों में, आप उसको वीडियो को पॉज करके और अवश्य रूप से याद कर लेंगे, ठीक है बच्चे। ओके, धन्यवाद।